स्टूडेंट्स। शायद हम लोग बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। आई थिंक हमारा लास्ट टॉपिक जून में हुआ था, राइट? तो आफ्टर 2.5 मंथ्स, शायद 3 महीने भी हो गए हमारे को टॉपिक कंप्लीट किए हुए। तो ये हमारा फिजिकल का तीसरा टॉपिक चालू है फिलहाल तो, ठीक है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट बात क्या है, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। 100% एक क्वेश्चन चाहे वो जेई एडवांस हो, चाहे वो नीट हो, या चाहे वो जेई मेंस हो, 100% एक क्वेश्चन फिक्स रहता है इस पूरे गैसेस स्टेट में से। और सबसे इजी टॉपिक है ये फिजिकल केमिस्ट्री का, सबसे इजीएस्ट टॉपिक और इंटरेस्टिंग, इजी प्लस इंटरेस्टिंग दोनों टॉपिक है ये, ठीक है। तो लेट अस कंटिन्यू अवर टॉपिक गैसेस स्टेट, ठीक है। देखो मुझे पता है कोई भी स्टेट 3 फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है, मुझे क्योंकि हमें सब पता है कोई भी मैटर 3 स्टेट में अपने एग्जिस्ट कर सकता है। वो स्टेट कौन कौन से हो सकते हैं? सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस होता है। ये हमें वेल नोन पता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। चौथा होता है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट एंड फिफ्थ इज प्लाज्मा स्टेट, ठीक है। हालांकि हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप फर्दर स्पेशली जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं वो जेई, जब अगर आप जेई एडवांस क्रैक करके आईटी वगैरह में जाते हो तो वहाँ पे आपको प्लाज्मा वगैरह के बारे में डीप स्टडी करना रहता है, ठीक है। अगर आप इन केस क्वांटम फिजिक्स वगैरह लेते हो तो आप उसमें ये सब पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये सब वगैरह है। तो हालांकि जो हमारे सिलेबस में है सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों के तीनों स्टेट जेई के सिलेबस के अंदर है। इंपॉर्टेंट बात है, उसमें से गैसेस स्टेट सबसे इजी स्टेट है जो आप अभी 11th में पढ़ोगे। सॉलिड स्टेट आप 12th में पढ़ते हो। लिक्विड स्टेट बहुत ज्यादा हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिजिक्स के सिलेबस में लिक्विड स्टेट। तो जो भी आप हाइड्रोमैकेनिक्स वगैरह पढ़ते हो ना, फ्लूइड मैकेनिक्स, वो पूरा का पूरा लिक्विड के बारे में ही होता है। तो पूरे स्टेट की जानकारी हमारे जेई के सिलेबस में दिया हुआ है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट बात ये है कि अब मुझे बता, कोई भी एक सब्सटेंस तीनों फॉर्म में से एग्जिस्ट कर सकता है, कोई भी एक सब्सटेंस तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। कौन सा सब्सटेंस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा और कब एग्जिस्ट करेगा, ये हम कैसे पता करेंगे? तो समझो, तो मतलब एक कुछ तो कंडीशन होनी चाहिए ना कि भैया अगर एक पर्टिकुलर सब्सटेंस है तो ये सॉलिड में है तो भैया क्या कंडीशन है, लिक्विड में है तो क्या कंडीशन, और गैस में है तो क्या कंडीशन में है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर होता है ना किसी स्टेट को डिसाइड, किसी सब्सटेंस के स्टेट को डिसाइड करने का जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है टेम्परेचर और प्रेशर। अगर ये फैक्टर आपको बहुत अच्छे से क्लियर है आपके माइंड में तो ऑलमोस्ट आपका गैस स्टेट पूरा क्लियर है, ठीक है। देखो अगर आपको पता है, जैसे मैं वाटर की बात करूं, वाटर तीनों स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है। वाटर सॉलिड के फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है, लिक्विड के फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है, और इवन दो वो गैसेस स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है, जिसको हम वाटर वेपर कहते हैं। वाटर अगर ऐसा आइस है तो आपको पता है टेम्परेचर आपको 0 डिग्री रखना पड़ेगा। प्रेशर लेट से आप नॉर्मल प्रेशर 180 एमपी ले सकते हो। अगर आपका वाटर लिक्विड है तो एज इट इज आप रूम टेम्परेचर पे भी वाटर लिक्विड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इवन दो आप 40 डिग्री 50 डिग्री बिफोर 100 डिग्री सेल्सियस तक वाटर लिक्विड के फॉर्म में रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं एज अ वाटर एज अ गैस बोलूं या वाटर वेपर बोलूं तो देखो थोड़ा सा डिफरेंशिएट है। किसी बच्चों को बहुत सारे मिथ होते हैं या बहुत सारे टीचर क्लियर भी नहीं कर पाते कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गैस एंड वेपर। हालांकि बहुत एक तरीके से हम समझते तो एक ही है, क्योंकि दोनों एक ही जैसा स्टेट होता है। वेपर भी गैस के फॉर्म जैसा ही है, बट वेपर अलग और गैस अलग है। गैस वेपर नहीं हो सकता और वेपर गैस नहीं हो सकता। इसका डिफरेंशिएशन मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है, अभी नहीं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा जरूर, ये मेरा प्रॉमिस है। जब हम लोग रियल गैसेस के बारे में पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा एक गैस और एक वेपर में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। बट फिलहाल हम ये मान के चलते हैं कि अगर वाटर एज अ गैस या वाटर एज अ वेपर रहता है तो उसकी कंडीशन क्या होती है? तो ऑब्वियस सा बात है, प्रेशर आप 180 एमपी लेते हो तो टेम्परेचर मिनिमम आपको 100 डिग्री सेल्सियस लेना पड़ता है, तब वाटर एज अ वेपर के फॉर्म में यूज हो सकता है, ठीक है। चलो इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी प्रेजेंटली जो गैसेस स्टेट हम पढ़ने जा रहे हैं वो स्टेबल कब होता है, ठीक है। तो जनरली जो भी गैसेस स्टेट स्टेबल होता है वो हाई टेम्परेचर पे, देखो 100 डिग्री टेम्परेचर है, प्रेशर आप नॉर्मली लो रखना है, आपको प्रेशर नॉर्मली लो रखना है, और टेम्परेचर जितना ज्यादा हाई रखोगे गैसेस उतना ज्यादा स्टेबल होता है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि गैस के लिए जो सबसे ज्यादा स्टेबल कंडीशन होती है वो आपके होती है प्रेशर और टेम्परेचर। क्या होता है? प्रेशर और टेम्परेचर, जिसमें टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होना चाहिए और प्रेशर बहुत ज्यादा कम होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, ये तो देखो ये तो वो है, और कुछ एक होता है अट्रैक्शन और जैसे सपोज कर अगर मैं बात करूं कि ये तो हमने टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन बता दी। एक कंडीशन और होती है किसी सब्सटेंस को डिसाइड करने के लिए, वो कंडीशन होती है
दो अट्रैक्शन टाइप के फोर्स होते हैं, दो फोर्स होते हैं एक्चुअली, नॉट अट्रैक्शन टाइप ऑफ फोर्स। तो ये फोर्स भी डिसाइड करते हैं कि सब्सटेंस किस फॉर्म में रहेगा। वो फोर्स होता है, वो एक होता है म्यूचुअल अट्रैक्शन। ये म्यूचुअल अट्रैक्शन का मतलब है ये एक ऐसा फोर्स है जो दो मॉलिक्यूल को बाइंड करके रखते हैं एक दूसरे को। तो इसका मतलब ये है कि सॉलिड स्टेट में म्यूचुअल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है, ये मेरा पहला है। दूसरा फोर्स होता है स्केपिंग टेंडेंसी। स्केपिंग टेंडेंसी मतलब ऐसा फोर्स जिससे दूर जाने की टेंडेंसी हो, मतलब ऐसे मॉलिक्यूल जो दूर जाने की क्षमता रखते हो उनको हम एस्केपिंग टेंडेंसी बोलते हैं। समझ में, मतलब एक दूसरे से दूर जाने की टेंडेंसी को ही एस्केपिंग टेंडेंसी बोला जाता है। तो इसका मतलब ये है गैसेस स्टेट में म्यूचुअल अट्रैक्शन का वैल्यू ना के बराबर होता है, स्केपिंग टेंडेंसी डोमिनेट करता है। सॉलिड स्टेट में म्यूचुअल अट्रैक्शन डोमिनेट करता है स्केपिंग टेंडेंसी से, इसलिए वो सॉलिड फॉर्म में। लिक्विड स्टेट में म्यूचुअल अट्रैक्शन और स्केपिंग टेंडेंसी ऑलमोस्ट बराबर होते हैं, दैट इज व्हाई लिक्विड फ्लो कर सकता है। आप पानी फर्स्ट पे फेंक दो तो देखो लिक्विड फ्लो करने लगे, क्यों? क्योंकि म्यूचुअल अट्रैक्शन भी देखो बहुत ज्यादा, ऐसा भी नहीं कि एस्केपिंग टेंडेंसी बहुत ज्यादा है, म्यूचुअल अट्रैक्शन कम है। अगर एस्केपिंग टेंडेंसी बहुत ज्यादा तो मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाएंगे, और मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाएंगे तो वो लिक्विड फॉर्म में कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अगर म्यूचुअल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो गया स्केपिंग टेंडेंसी से, तो इसका मतलब मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा क्लोज हो जाएंगे, इसका मतलब वो सब्सटेंस फ्लो नहीं कर सकता। इसका मतलब है लिक्विड को फ्लो करने के लिए अपने आप को म्यूचुअल अट्रैक्शन, उसका म्यूचुअल अट्रैक्शन का फोर्स को स्केपिंग टेंडेंसी का ऑलमोस्ट बराबर करना पड़ता है, तभी लिक्विड लिक्विड के फॉर्म में रह सकता है, अदरवाइज वो या तो गैस स्टेट में चला जाएगा या तो सॉलिड स्टेट में चला जाएगा। तो ये दो टाइप के फोर्सेस हैं जिसे हमें समझना है इन चीजों को, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं, any given system may exist in any given substance may exist any given system may exist in solid, liquid, solid, liquid or in gaseous phase, or in gaseous phase, or in gaseous phase, depending upon the magnitude of, depending upon the magnitude of two opposite type of tendencies, opposite type of tendencies, up to opposite type of tendencies, ठीक है। फर्स्ट इज म्यूचुअल अट्रैक्शन, फर्स्ट इज म्यूचुअल अट्रैक्शन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में मैं एमए लिखूंगा, ठीक है। कोई भी गिवन सब्सटेंस, तीनों सब्जेक्ट में भाई जो मैंने बोला उसी को मैंने लिखा है कि तीन एग्जिस्ट कर सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, डिपेंडिंग अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ, मतलब जो भी उनके अपोजिट टाइप ऑफ टेंडेंसीज होते हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। पहला होता है म्यूचुअल अट्रैक्शन, द टेंडेंसी टू बाइंड मॉलिक्यूल टुगेदर, टेंडेंसी टू बाइंड molecule together, इसको हम क्या बोलते हैं? म्यूचुअल अट्रैक्शन बोलते हैं। सेकंड वन इज एस्केपिंग टेंडेंसी, एस्केपिंग टेंडेंसी मतलब टेंडेंसी टू डिस्पर्स मॉलिक्यूल, टेंडेंसी of molecule to get dispersed, ठीक है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्कैपिंग टेंडेंसी बोलते हैं, ठीक है। अगर कंडीशन क्या हुई, इफ म्यूचुअल अट्रैक्शन इज वेरी वेरी ग्रेटर देन स्कैपिंग टेंडेंसी, तो सब्सटेंस किस फॉर्म में होगा मेरा? सॉलिड फॉर्म में होगा, ठीक है। इफ म्यूचुअल अट्रैक्शन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू, ठीक है, या बहुत ज्यादा नहीं तो थोड़ा सा ज्यादा होगा स्कैपिंग टेंडेंसी से, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? लिक्विड हो सकता है, ठीक है। हल्का सा ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा नहीं डिफरेंस होगा, हल्का सा ज्यादा होगा, ठीक है।
तीसरा, इफ escaping tendency is very very greater than mutual attraction, तो सब्सटेंस किस फॉर्म में हो सकता है, गैसियस फॉर्म में। तो ये तो हमने स्टेट को डिसाइड किया उनके उनके फोर्स के कारण, कि फोर्स कैसा रहेगा उसके वजह से कैसा होगा, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर प्रेशर पे भी हम डिसाइड कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन ऑफ temperature and pressure, a given substance may exist in all three फॉर्म, ठीक है, ऑल थ्री फॉर्म में हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर की बात करूं मैं, लेट प्रेशर मैंने 1 atm ही रखा, प्रेशर को मैंने 1 atm ही रखा, और अगर मैं टेम्परेचर चेंज करते जा रहा हूं तो मेरी चीजें क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगे। लेट्स से अगर टेम्परेचर मैंने 0 डिग्री सेल्सियस रखा तो वाटर किस फॉर्म में रहेगा, सॉलिड फॉर्म में, मतलब आइस के फॉर्म में रहेगा। टेम्परेचर अगर मैंने 24 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर रखा तो वाटर लिक्विड के फॉर्म में रहेगा, मतलब एज इट इज वाटर के फॉर्म में रहेगा। और टेम्परेचर अगर मैंने 100 डिग्री सेल्सियस रखा तो यही किस में चला जाएगा, गैस के फॉर्म में चला जाएगा। किसके फॉर्म में चला जाएगा, गैस यानी वेपर के फॉर्म में, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ हल्का सा डिफरेंस होता है वेपर और गैस के बीच में, एक मत समझना बट फिलहाल के लिए समझ लो उतना होता है, ठीक है। चलो, तो इसका मतलब ये है कि गैसियस आपको बनाना है कि सब्सटेंस को, इसका मतलब गैस एग्जिस्ट ही करता है लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे। तो मैं लिख देता हूं दैट इज गैसियस स्टेट एग्जिस्ट इन लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, मतलब गैस एग्जिस्ट लो प्रेशर पे और हाई टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब समझो बात को, डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, डिफरेंस आपको बताना है सॉलिड, लिक्विड और गैस के बीच में, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा सॉलिड, ये हो जाएगा मेरा लिक्विड, और ये हो जाएगा मेरा गैस, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। तो पहला फर्स्ट इज, देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, एक सीरियल ऐसा रखो, ठीक है। अगर मैं जैसे यहाँ पे बात करूं इसके डायग्राम की, सॉलिड में मॉलिक्यूल कैसे रहते हैं, सॉलिड में मॉलिक्यूल कैसे रहेंगे, बिल्कुल टाइटली क्लोज पैक रहते हैं, कैसे रहते हैं, एकदम टाइटली क्लोज पैक रहते हैं, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स आर टाइटली क्लोज्ड पैक, मॉलिक्यूल्स आर टाइटली क्लोज्ड पैक, ठीक है। इसमें थोड़ा सा क्या होता है, थोड़ा सा ये इनके थोड़ा सा गैप रहता है, हल्का सा, ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा। तो देखो म्यूचुअल अट्रैक्शन का अट्रैक्शन भी और एस्केपिंग टेंडेंसी भी है, तो बहुत ज्यादा गैप नहीं रहता है और ऐसा भी नहीं रहता, ठीक है। तो ये वेरी हाईली क्लोज पैक रहते हैं, मॉलिक्यूल्स आर क्लोज पैक, मॉलिक्यूल्स आर क्लोज पैक, हाईली क्लोज पैक नहीं लेकिन क्लोज पैक्ड है, ठीक है। और ये है हमारे गैसियस स्टेट, ये भाई साहब तुम्हारे जैसा एकदम, समझ रहे हो, ये है आर्मी वाले एकदम स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में एकदम, और ये है सिविलियंस, ठीक है, हमारे मतलब थोड़ा बहुत डिसिप्लिन है, ठीक है। और ये तुम्हारे जैसे बिल्कुल ना लायक, कोई मतलब नो डिसिप्लिन, कहीं पे भी घूमेंगे, ठीक है, डोंट टेक इट पर्सनली, ठीक है। तो ये क्या है, वेरी लूज पैक, मॉलिक्यूल्स आर वेरी लूज पैक,
मॉलिक्यूल्स क्या है, बहुत ही लूजली बाउंडेड, मतलब कोई इनका बाउंडेशन नहीं इनके बीच में। इसका मतलब दो गैसेस मॉलिक्यूल के बीच में कभी भी कोई अट्रैक्शन नहीं होता है, ठीक है। चलो सेकंड डिफरेंस, ये फर्स्ट डिफरेंस था। सेकंड डिफरेंस क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस की बात करूं तो इसमें एक बार एक काम करते हैं, इसको अच्छे से करते हैं। अब आपको अच्छे से दिखेगा। पहला डिफरेंस मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। सेकंड डिफरेंस है इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। देखो दो मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस कितना होगा सॉलिड में, मिनिमम सबसे कम होगा इसमें, ठीक है। इसमें थोड़ा सा रहेगा डिस्टेंस, इंटरमीडिएट रहेगा, ठीक है। और इसमें क्या रहेगा, मैक्सिमम डिस्टेंस रहेगा, क्योंकि दो मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर है, इसलिए गैसेस मॉलिक्यूल के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तीसरे की बात करूं मैं, तीसरा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें क्या रहेगा, मैक्सिमम रहता है, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम रहेगा। एज यूजुअल इसमें इंटरमीडिएट रहेगा, और इसमें क्या रहेगा, मिनिमम या नेग्लिजिबल भी बोल सकते हो, दैट्स डजंट मैटर, ठीक है। इसके बाद फोर्थ पॉइंट की बात करो, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अगर आप काइनेटिक एनर्जी की बात करते हो तो काइनेटिक एनर्जी ऑब्वियस बात है इसकी क्या रहती है, मिनिमम। हाँ, ये अपने ही पोजीशन में वाइब्रेट कर सकते हैं, वाइब्रेट करें तो काइनेटिक एनर्जी कुछ होगी, जीरो नहीं होगी, जीरो कभी भी नहीं हो सकता काइनेटिक एनर्जी, बट कुछ जरूर होगा, ठीक है। इनके बीच में ऑलरेडी इंटरमीडिएट होता है, इसमें ऑब्वियस बात है जब डिस्टेंस है, कोई अट्रैक्शन नहीं है, तो रैंडम मोशन करते रहेंगे, हमेशा हमेशा रैंडम मोशन करते रहेंगे, और हमेशा रैंडम मोशन करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा इनकी होती है। इज दैट क्लियर, ठीक है। फिफ्थ है शेप एंड वॉल्यूम, ठीक है। डेफिनाइट शेप, शेप इनका क्या रहता है, डेफिनाइट होता है, डेफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम दोनों इनका डेफिनाइट होता है, ठीक है। इनका क्या होता है, वॉल्यूम डिफाइंड होता है बट शेप डिफाइंड नहीं होता है। डिफाइंड वॉल्यूम, डिफाइंड वॉल्यूम बट नॉट शेप, ठीक है। इनका ना ही वॉल्यूम नॉर वॉल्यूम नाइदर डेफिनाइट ना तो इनका वॉल्यूम डेफिनाइट होता है ना ही इनका शेप डेफिनाइट होता है। इज दैट क्लियर। अगर मैं सिक्स प्रॉपर्टी की बात करूं, सिक्स है मेरा डेंसिटी। ऑब्वियस बात है सॉलिड का मास भी होता है और वॉल्यूम भी सबसे ज्यादा, मतलब मास उसका सबसे ज्यादा होता है, तो ऑब्वियस बात है डेंसिटी। अगर मैंने वॉल्यूम कांस्टेंट रख दिया, लेट्स से वॉल्यूम मैंने कांस्टेंट रखा, आप ऐसे समझ लो कि आपने 1 लीटर का पानी लिया, तो 1 लीटर पानी को आपने ठंडा कर दिया, तो जो आइस बनेगा तो उसका वॉल्यूम तो 1 लीटर ही रहेगा, उस पूरे आइस का वॉल्यूम तो 1 लीटर रहेगा। उसको और गर्म कर दो, उबाल दो, पूरा इतना गर्म कर दो पूरा पूरा वेपर बन जाए, तो उसका गैस कितना होगा, उसका गैस भी उतना ही रहेगा, गैस का वॉल्यूम भी 1 लीटर ही रहेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, मास की अगर मैं बात करूँ, मास की बात करूँ तो जब इसको वाटर से आइस में कन्वर्ट कर दोगे तो ऑब्वियस है मास में थोड़ा सा फर्क आता है। मतलब आप ऐसा भी समझ सकते हैं ना कि अगर मैंने किसी चीज के वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा तो ऑब्वियस बात है सॉलिड का मास सबसे ज्यादा होगा लिक्विड से, और लिक्विड का मास गैस से ज्यादा होगा। इसका मतलब डेंसिटी सबसे ज्यादा सॉलिड की होगी, फिर लिक्विड की, और सबसे कम गैस की, ठीक है। तो डेंसिटी मैक्सिमम किसकी होगी, मेरी सॉलिड की। इसका एज यूजुअल इंटरमीडिएट रहता है, और इसका ऑलरेडी क्या होता है, मिनिमम होगा डेंसिटी, बट मिनिमम होगा, बट डेंसिटी जीरो नहीं हो सकता कभी भी, ठीक है। सेवंथ नंबर सबसे इंपॉर्टेंट है कंप्रेसिबिलिटी एंड एक्सपेंडेबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी
कंप्रेसिबिलिटी एंड एक्सपेंडेबिलिटी, ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी, इसको कंप्रेस भी नहीं कर सकते हम सॉलिड को, ना उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। इनकी जो टेंडेंसी होती है क्या होती है, मिनिमम होती है, बहुत कम। कर भी दिया तो बहुत टूट टाट जाएगा, एक्सपेंड भी कर दिया तो बहुत ज्यादा नहीं हो पाएगा। तो इनकी कंप्रेसिबिलिटी और एक्सपेंडेबिलिटी ऑलरेडी कम होती है, ठीक है। ऑलरेडी ये इसमें इंटरमीडिएट होता है, बट ये इसमें इनफाइनाइट होता है। समझ में आया? थोड़ा यहाँ पे लॉजिक है। गैस की एक्सपेंडेबिलिटी और कंप्रेसिबिलिटी इनफाइनाइट है, मतलब इसको मेजर ही नहीं कर सकते हो। क्यों? समझो बात को, कि अगर जैसे सपोज करो मैंने 10 ग्राम गैस लिया, 10 ग्राम को आप 1 लीटर गैस में भी एक्सपेंड कर सकते हो, आप उसको 10 लीटर में भी एक्सपेंड कर सकते हो। या 10 ml गैस लिया, 10 ml गैस में आपने एक छोटे से कंटेनर में लिया और उसको बड़े से 1 लीटर कंटेनर में डाल दो, तो 1 लीटर में पूरा का पूरा एक्सपेंड कर जाता है। और 1 लीटर की जगह आप 10 लीटर का दो, 10 लीटर में भी वो एक्सपेंड कर जाएगा 10 ml। तो देखो 10 ml से 10 का पावर 4 ml, ऑलमोस्ट इनफाइनाइट वैल्यू नहीं है ये। तो आप सोचो 10 ml को आप 10 लीटर में भी एक्सपेंड कर सकते हो, और 10 लीटर गैस को आप 10 ml में भी एक्सपेंड कर सकते हो। तो इसका कंप्रेसिबिलिटी भी क्या हो, कंप्रेसिबिलिटी मतलब क्या, 10 ml को आपने 10 लीटर में भी 10 लीटर को 10 ml में भी कंप्रेस कर सकते हो, 10 ml को 10 लीटर में एक्सपेंड भी कर सकते हो। तो इनका ऑलमोस्ट ये पावर क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, मतलब आप इसको मेजर नहीं कर सकते। इनकी बहुत हाई टेंडेंसी होती है कंप्रेस करने की और एक्सपेंड होने की, ठीक है। चलो अब यहां तक तो हमारे बेसिक चीजें थे। अब गैसेस के बारे में चालू करते हैं अपना। Now, measurable properties of gases. Measurable properties of gases. Measurable properties of gases, ठीक है। मेजरेबल प्रॉपर्टीज मतलब ऐसी प्रॉपर्टीज जिनको आप मेजर कर सकते हो, उनको मेजरेबल प्रॉपर्टीज कहते हैं, ठीक है। तो पहला प्रॉपर्टी आता है मास, ठीक है। मास को हम W से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो तो इसको एक क्वेश्चन आया था जेई में कि मान लो एक कंटेनर है, ठीक है, एम्प्टी कंटेनर है, ठीक है। एम्प्टी कंटेनर है, इसका W1 ग्राम मास दिया हुआ है, ठीक है। इसमें मैंने क्या किया, गैस डाला, इसके अंदर क्या डाला, गैस को पास किया, गैस पास किया, और तब इसका जो वेट हो गया कंटेनर का गैस में आने के बाद, ये वेट हो गया W2। देन व्हाट इज द मास ऑफ द गैस? जेई 98 का क्वेश्चन था बेटा ये, दिस वाज द क्वेश्चन ऑफ जेई 98। हालांकि बहुत पुराना क्वेश्चन है ये, आप लोगों का जन्म भी नहीं हुआ होगा, बट अच्छा क्वेश्चन था। पहले एम्प्टी कंटेनर में W1 मास था, लेकिन जैसे मैंने गैस उसमें डाला तब इसका वेट W2 हो गया। देन व्हाट इज द मास ऑफ द गैस? तो ऑब्वियस बात है इनका डिफरेंस ही मास ऑफ द गैस होगा, ठीक है। तो वेट ऑफ द गैस क्या हो गया, वेट ऑफ द गैस हो गया आपका W2 माइनस W1 ग्राम। एंड व्हाट इज द मोल ऑफ द गैस? मोल ऑफ द गैस हो जाएगा W2 माइनस W1 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस। ये मेरे क्या देगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस। अब समझना, अब मैंने ऐसा क्यों किया? आपने तो बोला सर आपने गैस दिया है, इसका W2 तो W2 वेट होना चाहिए। नहीं, गैस का कभी भी आप किसी भी गैस का एग्जैक्ट मास कभी नहीं बता सकते। आप हमेशा उनका डिफरेंस ले सकते हो। अगर आप सिलेंडर भरने जाते हो, आपने देखा होगा जो एलपीजी गैस सिलेंडर होता है उसमें क्या होता है, इनिशियल उसका जो वेट होता है लाइक 5-7 किलो होता है, लेकिन गैस भरने के बाद उसका वेट 21 किलो हो जाता है। क्यों? क्योंकि 14 किलो का गैस उसमें भरा जाता है। इज दैट क्लियर? तो हम क्या करते हैं, हमको 14 किलो कैसा पता है भाई, खाली सिलेंडर का वेट कर लो और गैस भरने के बाद उसका वेट करो, उनका डिफरेंस लो, वो उतना ही मास का गैस उसमें डाला जाता है। तो कभी भी याद रखना, गैस को आप पकड़ के, तो आटा चीनी तो है ना भैया एक जगह डाल और वेट कर लिए, पकड़ के तो आप वेट करवा नहीं सकते इनका। तो इनका हमेशा मास का डिफरेंस लेते हैं, याद रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी वॉल्यूम।
ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है थोड़ा, और हर न्यूमेरिकल में आपको यूज कराएगा वॉल्यूम। गैस का वॉल्यूम क्या होता है? जो कंटेनर का एम्प्टी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, याद रखना कितना एम्प्टी, मतलब जितना स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द, मतलब स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द गैसेस मॉलिक्यूल इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस। बट वो स्पेस कौन सा होना चाहिए? एम्प्टी स्पेस होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए? एम्प्टी स्पेस। फिर से बोल रहा हूं मैं, क्यों? आज कभी कभी क्वेश्चन में क्या कर देता है भैया, घुमाने के लिए, कि मान लो भैया एक कंटेनर है, उसमें 2 लीटर का पानी भरा, मैंने मैंने गैस पास कर दिया, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस? तो 5 लीटर में 2 लीटर पानी है, तो गैस की इतनी तो औकात नहीं कि पानी को बाहर फेंक देगा, तो वो क्या कर सकता है? बहुत ज्यादा भैया 3 लीटर का जो स्पेस है उसमें ऑक्यूपाई कर लेगा। देन व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस? वॉल्यूम ऑफ द गैस इज 3 लीटर। तो याद रखना जो एम्प्टी स्पेस ऑफ द कंटेनर होता है वही उसका वॉल्यूम होता है, ठीक है? तो स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द सब्सटेंस, वॉल्यूम ऑफ गैस इज नथिंग बट, वॉल्यूम ऑफ गैस इज nothing but volume of container, volume of container provided container is empty, ठीक है? या स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द गैस, ठीक है? वो इसका क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर होगा। तो आपको इसमें क्या याद रखना है? इनके यूनिट याद रखना है, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो 1 मीटर क्यूब बराबर होगा 10 का पावर 3 डेसीमीटर क्यूब, 10 का पावर 3 डेसीमीटर क्यूब बराबर होगा 10 का पावर 3 लीटर होगा, 10 का पावर 3 लीटर जो होगा 10 का पावर 6 ml होगा, 10 का पावर 6 ml जो होगा 10 का पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब होगा, और 10 का पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब जो होगा 10 का पावर 9 मिलीमीटर क्यूब होगा, ठीक है? तो ये जो यूनिट है, देखो गैसेस स्टेट ऐसा टॉपिक है ना जिसमें यूनिट का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत ज्यादा। वॉल्यूम का यूनिट वो चेंज कर सकता है, वो टेम्परेचर का यूनिट चेंज कर सकता है, वो प्रेशर का भी यूनिट चेंज कर सकता है। तो आपको यहाँ पे यूनिट बहुत ध्यान से यूज करना है, ठीक है? आपको देखना पड़ेगा यूनिट क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है? थर्ड है आपका टेम्परेचर। व्हाट इज टेम्परेचर? डिग्री ऑफ, इट इज डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, इट इज डिग्री ऑफ hotness or coldness, it is degree of hotness or coldness, and it can be measured, and it can be measured in 3 scale, in 3 scale, ठीक है? फ़ारेनहाइट में भी मेजर कर सकते हो, सेल्सियस में भी और केल्विन में भी। तो याद रखना C माइनस 0 बाय 100 इज इक्वल टू कितना होता है? K माइनस 273, K माइनस 273 बाय 100 और इज इक्वल टू F माइनस 32 बाय 180, ठीक है? याद रखना पूरे फिजिकल केमिस्ट्री में ये रूल याद रख लो आप, कि आपको टेम्परेचर हमेशा केल्विन में ही लेना है। आपका अगर वो सेल्सियस में भी दिया, हालांकि फ़ारेनहाइट फिजिक्स में यूज होता है, केमिस्ट्री में कभी यूज नहीं करते हम, या तो वो सेल्सियस दिया रहेगा तो हमेशा उसको केल्विन में कन्वर्ट करने की कोशिश करना, याद रखना इस बात को। तो एक रूल ही याद रख लो, ऐसा रूल याद रख लो कि आपको हमेशा जो है कि आपको टेम्परेचर केल्विन में ही रखना है, ठीक है? इस बात को याद रखना कभी भी। पूरे फिजिकल केमिस्ट्री में हमको टेम्परेचर सिर्फ और सिर्फ केल्विन में रखना है, ठीक है? और केल्विन और सेल्सियस का क्या होता है? C प्लस 273, K इक्वल टू C प्लस 273, ठीक है? चलो फोर्थ है प्रेशर P। प्रेशर का मतलब क्या होता है? फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया को हम क्या बोलते हैं? प्रेशर बोलते हैं।
F बाय ए। अब इसका यूनिट जो होता है, ठीक है, MKS और CGS। MKS में इसका क्या यूनिट होता है? MKS में होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल, और CGS में इसका क्या होता है? डायन पर सेंटीमीटर, डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको पता होगा 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बराबर क्या होता है? 10 डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिट का बहुत ज्यादा ध्यान रखना आपको इस चैप्टर में, ठीक है, इसलिए मैं इतना आपको करा रहा हूँ। यहाँ पे प्रेशर जो कॉमनली यूज होता है वो सिर्फ आपको ATM में लेना है, याद रखना। ATM में यहाँ पे लेना, यहाँ पे आपको केल्विन में लेना। टेम्परेचर हमेशा केल्विन में रखना है आपको, और प्रेशर हमेशा ATM में रखना है, ठीक है। इसमें भी यूनिट होते हैं, ठीक है। 1 ATM बराबर कितना होता है? 1 ATM बराबर हो जाता है 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, या 1 ATM बराबर होता है 760 mm ऑफ Hg, ठीक है। 1 ATM बराबर 760 टॉर भी होता है। 1 ATM बराबर होता है 1.01325 इंटू 10 का पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी होता है। यह होता है 101.325, ठीक है। किलो पास्कल भी होता है, ठीक है, या 1.01325, ये 1 ATM बराबर बार भी होता है। तो आपको ये हमेशा याद रखना है इनके यूनिट कन्वर्जन, क्योंकि देखो जनरली हो सकता है क्वेश्चन में आपको ये दिया था किलो पास्कल, तो आपको 1 ATM में कन्वर्ट करने आना चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, कन्वर्ट द ATM में आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है। फर्स्ट इज 57 सेंटीमीटर ऑफ Hg, सेकेंड है 380 टॉर, फोर्थ है 20.265 किलो पास्कल, एंड फिफ्थ है 3 ये हो जाएगा 190 ऑफ Hg, 190 mm ऑफ Hg, ठीक है। हमेशा आज से रूल बना लो, जब भी मैं क्वेश्चन दूंगा पहले आप वीडियो पॉज करोगे, पहले खुद से अटेम्प्ट करोगे, नहीं आएगा तब आप सॉल्यूशन देखोगे, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। तो इसमें अगर मैं बात करूं, ठीक है, आपको ATM में कन्वर्ट करना सबको, तो जिसमें कन्वर्ट करना उसके रिस्पेक्टिव वैल्यू को डिवाइड करो। सेंटीमीटर ऑफ Hg में 1 ATM बराबर कितना है? 76। तो 57 को 76 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा? 3/4 ATM या 0.75 ATM, ठीक है। 380 टॉर्क आप 760 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 0.5 ATM आ जाएगा, ठीक है। 20.265 को किससे डिवाइड करूंगा मैं? किलो पास्कल है तो 101.325, ठीक है, 0.325 से डिवाइड करो। आप डिवाइड करके देखना कितनी वैल्यू आती है, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करूंगा? 190 को 760 से डिवाइड करूंगा तो 1/4 ATM या 0.25 ATM। तो इस तरीके से आपको क्या करना? चेंज करने आना चाहिए। हालांकि आपने फिजिक्स में सीखा होगा ये सब चीजें, बट फिर भी एक रिवीजन के तौर पर मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि फिजिक्स में तो ये बेसिक पार्ट में ही आपको सब सिखाया जाता है। तो मैं इतना मान के चलता हूँ, तो आपको मैं इतना समझ रहा हूँ कि आपको ये सब आता होगा। आता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आता है तो प्लीज कॉन्टेक्ट योर फिजिक्स टीचर या खुद से एक बार प्रैक्टिस करिए। और आई थिंक ये बिल्कुल बेसिक चीजें हर कोई बच्चा कर लेता होगा जो भी साइंस लेता है, ठीक है। चलो वेल एंड गुड, अगर आपको इतना चीजें समझ में आ गई है तो लास्ट है हमारी
फिफ्थ फिफ्थ प्रॉपर्टी है डेंसिटी। क्या है? डेंसिटी, जिसको हम रो से डिनोट करते हैं। डेंसिटी बराबर क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे आपको दो टाइप की डेंसिटी मिलेगी। एक तो आपको वेपर डेंसिटी मिलेगी, एक होगा एब्सोल्यूट डेंसिटी। डेंसिटी में भी दो टाइप के हैं, एक होगा एब्सोल्यूट डेंसिटी, एब्सोल्यूट डेंसिटी, ठीक है, जिसका मतलब ही क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, एब्सोल्यूट डेंसिटी को आप ऐसे भी कर सकते हो, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, D बराबर PM अपॉन RT। ये आपको फॉर्मूला मैं आगे बताऊंगा कि ये फॉर्मूला कैसे आता है एब्सोल्यूट डेंसिटी का। एक होता है आपका वेपर डेंसिटी, ठीक है, एक होता है आपका क्या? वेपर डेंसिटी। देखो ये m बाई v, किसका मतलब ये होता है m बाई v। ठीक है, डेंसिटी, ये एब्सोल्यूट डेंसिटी का m बाई v से भी डिनोट कर सकते हैं, डजंट मैटर। ठीक है, और वेपर डेंसिटी का मतलब होता है m बाई 2, मॉलिक्यूलर मास बाय 2। ठीक है, देखो फर्क क्या होता है, इसका यूनिट क्या होता है? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, बट ये यूनिट लेस होता है, याद रखना। वेपर डेंसिटी हमेशा यूनिट लेस होता है। कभी डेंसिटी दिया उसके साथ क्वेश्चन में कैसे पहचानोगे कि आपको वेपर डेंसिटी दिया है या एब्सोल्यूट डेंसिटी? तो अगर डेंसिटी के साथ कोई यूनिट नहीं, वेपर डेंसिटी का कॉन्सेप्ट मैंने आपको मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा दिया, गो थ्रू दैट, एक बार रिवाइज कर लेना, क्योंकि वेपर डेंसिटी का मतलब है तो मॉलिक्यूलर मास बाय 2, और ये गैस के लिए अप्लाई होता है। ठीक है, तो ये हमेशा यूनिट लेस होती है। ठीक है, चलो ये हमारी बेसिक चीजें तो यहाँ पे क्या हो चुकी है? कवर हो चुकी है। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं गैस लॉ के ऊपर। गैस लॉस, ठीक है, देखो ऐसे ऐसे लॉस, मतलब डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने गैस के ऊपर वर्क किया। ठीक है, तो उन्होंने अपने अपने अकॉर्डिंग लॉ बना दिए। ठीक है, हर लॉ में क्या होता है? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और अमाउंट ऑफ गैस, इनमें से, इन चार में से किसी दो चीज को कांस्टेंट रखा और किसी दो के बीच में वो रिलेशन बताता है, और ये पूरे चीजें यही गैस लॉ में होता ही है। ठीक है, किसी दो चीज को कांस्टेंट रखा है, किसी दो चीज के बीच में रिलेशन बताएगा। दीज आर नथिंग बट गैस लॉ। डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किया, किसी ने टेम्परेचर कांस्टेंट रख दिया, किसी ने वॉल्यूम कांस्टेंट रख दिया, किसी ने प्रेशर कांस्टेंट रख दिया, किसी ने अमाउंट ऑफ सब कांस्टेंट रख दिया, मतलब अलग अलग डिफरेंट साइंटिस्ट ने अलग अलग लॉज बनाए। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं गैस लॉ पे। तो लॉ विच शो रिलेशन बिटवीन लॉज विच शो relation between any two of pressure, any two of pressure, oblique volume and temperature keeping third and amount of gas and amount of gas constant are known as gas laws। ठीक है, पहला आता है बॉयल्स लॉ। क्या बोलेंगे हम? बॉयल्स लॉ को। ठीक है, देखो हर लॉ को मैं तीन पार्ट में पढ़ाऊंगा। पहला पार्ट उसका स्टेटमेंट, दूसरा पार्ट उसका फॉर्मूला मतलब मैथमेटिकल पार्ट, तीसरा पार्ट होगा उसका ग्राफिकल पोर्शन, और चौथा पार्ट होगा उसका क्वेश्चंस। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या कहता है भैया बॉयल्स लॉ का? बॉयल्स लॉ का स्टेटमेंट कहता है फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस। ठीक है, मतलब आपको एक गैस का अमाउंट कांस्टेंट रखना है और टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है। तो उसने ऑब्जर्व किया कि भैया उसने एक्सपेरिमेंट किया था कि उसने क्या किया, उसने अपने एक्सपेरिमेंट में अमाउंट ऑफ गैस को कांस्टेंट रखा और प्रेशर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा। तो उसने ये ऑब्जर्व किया कि जब गैस का वॉल्यूम चेंज कर रहे हैं तो प्रेशर भी चेंज कर रहा है। मतलब उसने ऐसा ऑब्जर्व किया कि प्रेशर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम आ रहा है, यही बॉयल्स लॉ कहता है। ठीक है, तो फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस, फॉर अ गिवन amount of gas, for a given amount of gas at constant temperature,
pressure of gas is inversely proportional to वॉल्यूम ऑफ गैस। ठीक है, प्रेशर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है। ठीक है, इसका अगर मैं मैथमेटिकल पार्ट की बात करूं, मैथमेटिकल पार्ट में उसने क्या किया, उसने ये बताया कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम के म्हणजे काय, म्हणजे कि टेम्परेचर भी उसने कांस्टेंट रखा, अमाउंट ऑफ गैस कांस्टेंट है, इसका मतलब मोल्स भी उसने क्या रखे, कांस्टेंट रखे। ठीक है, तो P बराबर क्या हो जाएगा, K बाय V। P बराबर क्या हो जाएगा, K बाय V। अगर मैं K को nRT से रिप्लेस करूं, ऐसा समझो, आइडियल गैस इक्वेशन होता है PV इक्वल टू nRT, हर गैस लो इसी इक्वेशन से आया। ठीक है, ये आगे मैं आपको बताऊंगा, बट फिलहाल के लिए समझो। तो उसने क्या किया, PV को कांस्टेंट रखा, मतलब PV इक्वल टू क्या हो जाएगा, PV इक्वल टू क्या हो जाएगा, K हो जाएगा, मतलब प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर और वॉल्यूम होने से क्या रहेगा, कांस्टेंट। पहले बात समझो, बॉयल्स लॉ ऐसा भी बोल सकता है कि आपको क्वेश्चन में ऐसा दे दे स्टेटमेंट के फॉर्म में कि क्या विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट बॉयल्स लॉ, तो वो ऐसा भी बोल सकता है कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज ऑलवेज कांस्टेंट। वो हमें दिख भी रहा PV इक्वल टू K, बराबर है। तो यहाँ पे K की जगह मैं nRT लिख सकता हूँ, मतलब ये होगा कि K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर कीपिंग अमाउंट। और ये ना तो देखो ना n चेंज हो सकता है ना r, दोनों कांस्टेंट है, तो जो स्लोप होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होगा। किसके प्रोपोर्शनल होगा, टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होगा। आई बात समझ में, चलो ठीक है। PV इक्वल टू K और P1 V1 इक्वल टू P2 V2, ये इसका न्यूमेरिकल फॉर्मूला है, ये आपको न्यूमेरिकल वगैरह में यूज करवाएगा हमेशा। ये इसका कौन सा फॉर्मूला है, न्यूमेरिकल फॉर्मूला, P2 V1 V1 इक्वल टू P2 V2। अब ये आया कैसे, इसको भी समझो, इसका हम प्रैक्टिकल पर्पस भी समझेंगे कि आखिर बॉयल्स लॉ ने बनाया तो क्यों बनाया, क्या सोच के बनाया, इसके पीछे भी एक लॉजिक है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये बेटा, हर चीज का इसके पीछे रीजन है। अब उसने क्या किया था एक्सपेरिमेंट में, उसने पिस्टन वाला कंटेनर लिया, ठीक है, जिसके अंदर गैस फिट है, गैस है। पिस्टन वाला आप ऐसे समझ सकते हो जस्ट लाइक स्प्रे, मतलब आपने डीओ वगैरह होता है उसमें देखो पिस्टन वो रहता है ना, क्या दबाने वाला, तो उसमें क्या जब तक आप दबाओगे नहीं तब तक गैस बाहर निकलेगा नहीं, तो जब तक आप उसको ऐसा छोड़ोगे, मतलब पिस्टन वाला पैसा भी, और ऐसा नहीं समझ सकते तो ऐसा समझो, ये एक उसमें इस तरीके से मूवेबल पिस्टन रहता है, क्या रहता है, मूवेबल पिस्टन, तो आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हो, क्या कर सकते हैं हम, ऊपर नीचे कर सकते हैं। अब इसमें गैस है फिलहाल, ठीक है, और ये क्या है, अगर ये इस पिस्टन का मूवमेंट नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये है कि ऊपर से तो एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा होगा और नीचे से गैस का प्रेशर लग रहा, P ऑफ गैस, और ये टोटल वॉल्यूम V है, लेट्स से ये टोटल वॉल्यूम V2 है। इसका मतलब ये होगा कि अगर यहाँ पे ये पिस्टन मूवमेंट नहीं कर रहा है तो इसका मतलब एक्सटर्नल प्रेशर इज इक्वल टू इंटरनल प्रेशर। भैया जब मूवमेंट कर ही नहीं रहा है तो इसका मतलब ऑल फोर्सेस आर इक्वल, तो ये भी प्रेशर बराबर है, ये भी प्रेशर बराबर है। लेट्स से मैंने P एक्सटर्नल को इंक्रीज कर दिया, P एक्सटर्नल को क्या किया, इंक्रीज कर दिया। अब ये कुछ यहाँ पे आ चुका है, ये कुछ यहाँ पे आ चुका है, तो अब क्या होगा, यहाँ पे वॉल्यूम घट चुका है, देखो प्रेशर बढ़ाते ही वॉल्यूम क्या हो चुका है, घट चुका है। इस तरीके से उसने ऑब्जर्व किया कि P एक्सटर्नल बढ़ाते ही उसको वॉल्यूम क्या मिला, घट गया। तो इस तरीके से उसने ऑब्जर्व किया कि भैया प्रेशर हमेशा इनवर्सली रिलेशन शो करता है, कब इट इज, देखो ये भी याद रखना कि ये जो रिलेशन शो कर रहा है तो कब शो कर रहा है, जब टेम्परेचर और अमाउंट ऑफ गैस कांस्टेंट है। ऐसा नहीं कि आपने गैस इसके अंदर डाल दिया तो गैस बाहर चला गया, नहीं, पिस्टन दबाने से गैस बाहर नहीं गया, गैस वहीं रहता है, ठीक है। तो मतलब गैस जो अमाउंट यहाँ पे था, लेट्स से यहाँ मैंने 10 ग्राम गैस लिया, तो यहाँ पे भी 10 ग्राम गैस ही होगा, तो तभी P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V हो सकता है जब N और T मेरा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है। चलो, तो दिस वाज योर व्हाट, दिस वाज योर मैथमेटिकल फॉर्मूला, कैसा है वो भी समझा दिया मैंने आपको, ठीक है। अब इसका बेस्ट रिलेशन मैं आपको समझाता हूँ। आपने देखा होगा कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, ठीक है, तो जो जेट फाइटर वगैरह जो जेट प्लेन चलाते हैं ना, जो बहुत स्पीड में जाता है जेट प्लेन वगैरह,
तो आपने देखा होगा टीवी वगैरह में भी जो एयरफोर्स वाले जो पायलट होते हैं, देखो ऑक्सीजन मास्क उनके पास रहता है ऑलरेडी, ठीक है। वो मास्क कहते हैं कि बहुत ज़्यादा ऊपर हाइट डिस्टेंस में क्या हो जाता है, प्रेशर बहुत कम रहता है उस केस में। प्रेशर कम रहता है तो गैसेस का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो उस केस में वॉल्यूम डिजोल्व नहीं हो पाता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है उस जगह पे, ठीक है। उससे प्रेशर हाई एल्टीट्यूड पे क्या होता है, प्रेशर कम होता है। प्रेशर कम होता है तो गैस का वॉल्यूम ज़्यादा रहेगा, तो ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन गैस ज़्यादा रहता है, अदर गैसेस भी बहुत ज़्यादा रहते हैं और वहाँ पे सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। इस वजह से वो मास्क लेके जाता है, ठीक है। वो मास्क वो जो रहता है उनको ऑक्सीजन भी सप्लाई करता है, कि ऑक्सीजन की वहाँ पे कमी आ जाती है, ठीक है। तो ये सब आप ये सब याद रख सकते हो। और आप ऐसे भी देख सकते हो कि टायर वगैरह के जो आपने देखा होगा उसमें उसमें क्या होता है, आप जब उसके उस समय कुछ नहीं होता है। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जो सबमरीन वगैरह में जो जाते हैं ना, मतलब जो सबमरीन वगैरह आप समझ रहे हो, पनडुब्बी वगैरह, तो क्या बहुत ज़्यादा नीचे जाता है, इसमें समुद्र के नीचे जाता है। तो समुद्र के नीचे जाते हैं ना तो प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है। प्रेशर ज़्यादा, एक तो एटमॉस्फेरिक का प्रेशर भी रहता है और वाटर का खुद का भी प्रेशर रहता है। तो प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। तो इसलिए देखते हो इसलिए वो क्या करते हैं, जो भी पनडुब्बी वगैरह, तो वहाँ पे ऑक्सीजन का भी सप्लाई हमेशा वो रखते हैं, ठीक है। तो ये सब रीज़न है इसके पीछे, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकली भी आप समझ सकते हैं इन चीज़ों को, ठीक है। तो अगर मैं इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करूँ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो ये प्रैक्टिकल पर्पस मैंने आपको समझा दिया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉल्स लॉ। क्या होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, समझे बात को। तो इसमें कुछ ग्राफ्स आता है, जैसे अगर मैं प्रेशर और 1 by वॉल्यूम की बात करूं तो इसमें ग्राफ कैसा होगा। तो आपको कुछ नहीं, देखो P इज इक्वल टू 1 by V, तो Y इज इक्वल टू mx का ग्राफ है। तो ये ग्राफ कैसा रहेगा, हमेशा ऐसा रहेगा। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन आएगा, सर यहाँ से आपने डॉटेड लाइन क्यों दिखा है। देखो यहाँ से डॉटेड लाइन का मतलब ये हुआ कि प्रेशर जीरो हो चुका है। कभी भी किसी गैस का प्रेशर जीरो नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता। अगर प्रेशर जीरो हो गया तो मतलब वो गैस के फॉर्म में ही नहीं है। क्योंकि देखो प्रेशर जीरो होने का मतलब प्रेशर कब डिफाइन होता है, जब कंटिन्यूअस को कोलाइड करते रहता है। क्योंकि गैस हमेशा रैंडम मोशन में रहता है, रैंडम मोशन में कभी रुकता ही नहीं है, कभी भी। इसलिए उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, इनफाइनाइट होती है, कभी नहीं रुकते वो। तो हमेशा वो कोलाइड करते रहेगा, हमेशा कोई ना कोई गैस क्या करता रहेगा, कोलाइड करते रहेगा। जब तक कोलाइड करते रहेगा तब तक वो प्रेशर जनरेट करते रहेगा, और प्रेशर जनरेट कर रहेगा तभी तो वो गैस है। और मान लो कोलाइड ही नहीं कर रहा है, प्रेशर जीरो होने का मतलब है कि वो गैस मॉलिक्यूल मोशन में नहीं है। गैस मॉलिक्यूल मोशन में नहीं है, या तो वो लिक्विड होगा तो सॉलिड होगा, पर गैस नहीं होगा। इसीलिए मैंने यहाँ से डॉटेड लाइन दिया। आई बात समझ में। चलो तो यहाँ तक आपको चीज समझ में आ गई है, तो एक ग्राफ और लिख लेता हूँ, ठीक है। P वर्सेस 1 by V। देखो एक बात और, ये जो स्लोप है, इस ग्राफ का स्लोप क्या हो जाएगा, इस ग्राफ का स्लोप हो जाएगा k, और इस कर्व को हम लोग बोलते हैं आइसोथर्मल कर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइसोथर्मल कर्व, आइसोथर्मल लाइन, नॉट कर्व, दिस इज लाइन, आइसोथर्मल लाइन। क्यों, यहाँ पे और यहाँ पे कहीं पे भी इस लाइन में टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहता है। जो भी लाइन टेम्परेचर कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है उसको हम आइसोथर्मल लाइन बोलते हैं, मतलब सेम टेम्परेचर, ठीक है। और अगर मैं प्रेशर की बात करूं, P और V का ग्राफ, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है तो ये हमेशा कैसे शो करेगा, कर्वेचर नेचर शो करता है। देखो पूरे केमिस्ट्री में, पूरे फिजिकल केमिस्ट्री आपको या तो ये वाला ग्राफ मिलेगा या तो ये ग्राफ, इसके अलावा और कोई ग्राफ नहीं होता पूरे में। तो आप हमेशा इन चीजों को याद रखिएगा। तो P मेरा क्या है, P और V इनवर्स रिलेशन में, तो ये हमेशा कैसा रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरीके से लाइन रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और ये वाला तो कर y इक्वल टू mx है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ T1 T2 T3, ठीक है, आपको रिलेशन बताना है कि भैया इनमें से विच टेम्परेचर इज हाईएस्ट, ठीक है। तो सिंपल सा है, इनके स्लोप देख लो, एक ये स्लोप है, इसका ये स्लोप है, इसका ये स्लोप है। क्योंकि अब यहाँ पे देखो कि स्लोप क्या है, स्लोप तो आपका k है, और मुझे क्या पता है k इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो जिसका स्लोप ज्यादा उसका टेम्परेचर भी ज्यादा, तो T1 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T3। आई बात समझ में सबको। चलो अगर यहाँ तक आपको बात समझ में आ चुकी है तो वेल एंड गुड है, ठीक है। और ऐसे ही अगर हम बात करें चौथे ग्राफ की, इसमें भी ऐसा ग्राफ बन सकता है P और V, ये 1 ये 2
और ये 3, तो T1 T2 T3। इसमें तो स्लोप से चले जाएंगे, कर्व वाले में कैसे करोगे? तो कर्व वाले में एक काम करना, आप ऐसा कर सकते हो कि कोई स्ट्रेट लाइन खींच दो ऐसे, तो 3 पॉइंट पे कट करेगा। तो आप हमेशा इक्वेशन यूज करो PV इक्वल टू nRT, ठीक है? ये हमेशा कांस्टेंट, ये स्ट्रेट लाइन का मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट हो चुका है, मतलब प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो जिसका जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना ज्यादा टेम्परेचर होगा, मतलब T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T1। आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है? इस टाइप के ग्राफ में आपको अगर टेम्परेचर वगैरह कंपेरिजन करने दो तो आप इसे स्ट्रेट लाइन खींचिए, PV इक्वल टू nRT में देखिए तो वॉल्यूम तो कांस्टेंट वाला लाइन है, ये nR हमेशा कांस्टेंट रहेगा, n मतलब हो जाता है मोल्स ऑफ द गैस, R मतलब हो जाएगा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये कांस्टेंट ही एक तरीके, तो ये दो कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर का रिलेशन कौन शो करेगा? प्रेशर शो करेगा, तो जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना ज्यादा टेम्परेचर होगा, तो ये वाला लाइन सबसे ज्यादा हाई प्रेशर को दिखा रहा है, मतलब T3 सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद T2 और उसके बाद T1 होगा, ठीक है? चलो ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही कंटिन्यू करते हैं, बाकी के इनके न्यूमेरिकल वगैरह हम कल देखेंगे, ठीक है? और मैं आपको और एक दो एग्जांपल बताऊंगा बॉयल्स लॉ के, प्रैक्टिकली बॉयल्स लॉ कहाँ एप्लीकेबल होता है। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, बाकी चीजें हम कल डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच।